तो पिछली क्लास जो आप लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था कि पलायन चाल या पलायन वेग का मान कितना होता है ना। और उसका मान आप सभी लोगों ने ये समझा था कि जो v का मान होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हमारे पृथ्वी के लिए हुआ करता था। ठीक है ना। तो पृथ्वी के लिए पलायन चाल का मान आप लोगों ने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पढ़ लिया था। पलायन चाल हेडिंग पढ़ लिया था, फार्मूला लिखा था v बराबर अंडर रूट में 2g mi अपान re। लेकिन अगर किसी ऊंचाई से फेंकेंगे तो re प्लस क्या कर देंगे, यस। लास्ट में मैंने ये किया था। ठीक है, तो ये काफी बेसिक बात थी, वो आपको समझ में आ गई थी। इसके बाद अब हमें ये समझना है कि पलायन ऊर्जा कितनी है। अभी तो हमने ये समझा कि अगर किसी पिंड को, अच्छा एक बात और समझ लो, पलायन ऊर्जा से पहले एक बेसिक बात है। चलें, पलायन ऊर्जा से पहले हमने ये समझा कि जमीन से किसी पिंड को अगर हम फेंकेंगे तो बाहर निकलने के लिए उसे कितना ऊर्जा चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सॉरी, ऊर्जा नहीं, वेग। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अगर हम फेंकेंगे तो जाके वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से कहां जाएगा, बाहर, और दोबारा कभी लौटकर नहीं आएगा। देखो अभी झटके में आप बोल देते हैं कि ऊपर जाएगा। हमने कई बार कहा है कि स्पेस में कोई चीज ऊपर नीचे नहीं है। अगर हम पृथ्वी से बाहर आपको फेंक देना तो आप कैसे जानेंगे क्या ऊपर है और क्या नीचे है? ना कुछ ऊपर है ना कुछ नीचे। यहां पर हमें नीचे का अनुभव कराता कौन है, ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी खींचती है तो चीजें पृथ्वी की ओर गिरती हैं। तो हम पृथ्वी पे ही, जैसे ये हमारी अर्थ है और यहां खड़े हो जाए तो ये कहेगा कि ये लोग नीचे हैं, और तुम यहां खड़े हो तुम कहोगे वो कहां है, नीचे। ऐसा कुछ नहीं कि आप जानेंगे क्या नीचे है और क्या ऊपर है। तो एक सामान्य बात ये जानना कि स्पेस में कुछ नीचे ऊपर नहीं है। बाकी हाँ, अगर हम पृथ्वी से बाहर निकलना चाहते हैं तो न्यूनतम हमें स्पीड चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो हम जब यहां से प्रक्षेपित करते हैं तो ऐसा नहीं कि 11.2 ही देके भेजेंगे, क्योंकि अगर 11.2 देके भेजेंगे तो वायु, यहाँ पर वायुमंडल है, वायुमंडल में घर्षण है, इसकी वजह से उसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी, कुछ ऊर्जा होगी, बहुत सारे अवरोध हैं जिससे उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी या स्पीड कम हो जाएगी। इसीलिए हम उसे 11.2 से और ज्यादा देके भेजते हैं जिससे कि एक बार में पूरा बाहर निकल जाए। कोई भी रॉकेट होगा या कोई भी उपग्रह होगा मानव निर्मित जिसे हम पृथ्वी से बाहर भेजना चाहते थे, उसके लिए यह प्रक्रिया हम करते हैं। लेकिन अब समझिएगा एक छोटी सी बात यह कि अगर किसी पिंड को मैं अनंत से गिरा दूं पृथ्वी पर, जैसे पृथ्वी से निकलने के लिए स्पीड चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, वैसे पृथ्वी से बाहर भी तो कोई चीज अंदर आता है। जैसे कोई एक उल्का पिंड है, उल्का पिंड याद है ना, मैंने बताया था उल्का पिंड स्पेस में टहलते हुए पिंड है जो अचानक कई बार अपना रास्ता भटक कर विभिन्न ग्रहों की सतहों पर जा जाके टक्कर मारते हैं। अब मान लो कोई एक उल्का पिंड स्पेस से पृथ्वी के ग्रेविटी में आ जाए, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाए, उसके प्रभाव में आ जाए और पृथ्वी की सतह पर गिरने लगे, तो वो कितनी तेजी से पृथ्वी की सतह को टक्कर मारेगा, हमें यह समझना है। और एक बात याद रखिएगा, एक छोटा उल्का पिंड भी एक आध स्टेट को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है, और अगर एक निश्चित मात्रा से ठीक ठाक बड़ा उल्का पिंड आ जाएगा तो पूरी पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी। मैंने आप लोग को एक बात बताया था, याद करिए पीछे, एक कॉन्स्पिरेसी क्या कहती है। लोग कॉन्स्पिरेसी मतलब समझते हो, बस ऐसे ही साइंस फिक्शन पिक्चर वाले लोग जिसके दिमाग में कुछ भी अंट संट आ जाए और कुछ भी बकना चालू कर दे, बस तर्क दे आपको, तो बस वही एक कॉन्स्पिरेसी। लोगों को ऐसा लगता है, जैसे दुनिया में बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि अमेरिका ने चांद पे फेक लैंडिंग की थी। अभी अगर इसको आप सर्च करिए यूट्यूब पे तो हमें लगता है कि आपको हजारों लाखों की संख्या में वीडियो मिल जाएंगे जो इस बात को साबित करने में लगे होंगे कि वाकई में अमेरिका चांद पर नहीं उतरा था। और नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे वो चांद पर नहीं गए थे, यानी वो ये कहते हैं कि आज तक चांद पे कोई मानव नहीं गया है। तो अगर आपके दिमाग में कोई ये कंफ्यूजन है कि चाइना चांद पे चला गया है, रूस चला गया है चांद पे, नहीं, अमेरिका ने जब ये घोषणा की कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं, तब से लेकर आज तक कोई नहीं गया। कुछ लोग कहेंगे राकेश शर्मा कहां गए थे, वो स्पेस में गए थे, हमारी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ऊपर स्पेस में गए थे, कक्षा में थे पृथ्वी के, इससे बाहर निकल कर नहीं गए थे। चाइना का भी इंटरनेशनल स्पेस, सॉरी, चाइना का भी स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। हर एक देश लगभग जो ठीक ठाक पैसे वाले हैं वो अपना स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, उनके वैज्ञानिक वहां जाते हैं, रिसर्च करते हैं, चले आते हैं। वो हमारे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत है, इससे बाहर नहीं है कि हम चले गए एकदम से। तो आज तक चंद्रमा पर कोई और नहीं गया, तो एक प्रश्न उठता है क्यों नहीं गया। अगर इतना ही आसान था
और आज से लगभग 50 साल पहले, 60 साल पहले अमेरिका ने भेज दिया, तो तब से आज तक कोई क्यों नहीं भेजा और क्यों नहीं भेज पाया? इवन अमेरिका ने नहीं भेजा दोबारा। कहा नहीं भेजा इंसान को? इसीलिए बहुत सारे लोग कहते कुछ झूठी बात थी, क्योंकि उतनी वक्त रूस ने स्पेस में भेज दिया था अपने यात्रियों को। उसकी टक्कर में, टसन में आके अमेरिका ने झूठ बोल दिया कि हमने स्पेस में या चांद पे अपने आदमी भेजे हैं। पर ये सच है झूठ है ये कोई नहीं जानता, बस ये एक कॉन्स्पिरेसी है। अब अमेरिका ने भेजा था या नहीं ये नासा ही जाने, उसका प्रमाण जाने, वो देते होंगे। और नासा बहुत सारे बातों को सीक्रेट रखती है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आने पाती। तो मुझे इस बारे में इतना नहीं पता, लेकिन मैंने क्या कहा, यही कॉन्स्पिरेसी है कि जो लोग कहे ऐसा लगता है, उसका कोई प्रमाण सर पैर की बात नहीं है। ऐसे ही मैंने बताया कि ये हमारी अर्थ है ना। अर्थ से छोड़ो, अगर मैं इसको सूर्य मान लूं तो यहां पर हमें क्या मिलता है? बुध। बुध के बाद क्या मिलता है? शुक्र। शुक्र के बाद क्या मिलती है? पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद क्या मिलता है? मंगल। और मंगल के बाद क्या मिलता है? बृहस्पति। बृहस्पति गैस का गोला है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ना बहुत सारा मलबा है जो सूर्य का चक्कर लगाता है, और ये इतना ज्यादा मात्रा में है कि पूरे के पूरे सौरमंडल में इस मलबे का पूरा एक स्फेयर बन गया है। सॉरी, एक ऐसे एक लाइन बन गई है, एक लीनियर लाइन पूरे में, यानी पूरी रिंग बन गई है चारों ओर। हर जगह पूरा मलबा बिखरा है, और ये सब सूर्य का क्या लगा रहा है? चक्कर। अगर तुम्हें से बाहर निकलना है इस मलबे को भेदना पड़ेगा। तो कुछ कॉन्स्पिरेसी वाले लोग कहते हैं अगर मलबा इतना ज्यादा है, इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ा ग्रह रहा होगा। इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, न मेरे पास न विज्ञान के पास। मैं बता रहा हूं कि बस ये एक तर्क है, लोगों को ऐसा लगता है। लोग कहते हैं कि यहां पर जो इतना मलबा है, अब लगने वाले में किसी कुछ भी लग सकता है। वो बोलते हैं अगर पूरा मलबा जोड़ दोगे तो पर्याप्त मात्रा में ठीक ठाक बड़ा ग्रह बनेगा। फिर वो तर्क देते हैं और सारे तर्क, कहते हैं अगर ये ग्रह रहा होगा तो इसका मतलब ये ग्रह बाद में बिखर गया, टूट गया। तो लोग कहते हैं कैसे बिखरा? तो कुछ लोग कहते हैं कि कोई उल्का पिंड आया होगा और भारी मात्रा में वो बड़ा रहा होगा, उसने इस पे टक्कर मारी, और टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो ग्रह पूरे खंडों खंडों में टूट गया। चूंकि वो ग्रह चक्कर लगा रहा था, इसलिए उसके टुकड़े भी जो निकलेंगे वो क्या करेंगे? इसका चक्कर लगाएंगे। इसलिए सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और ये कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक नहीं, लगभग ये सच है। लेकिन कुछ उससे भी अलग किस्म के एलियन टाइप के लोग हैं जो कुछ भी आबा बकते रहते हैं। वो कहते हैं देखो ये सब बात नहीं है, बात ये है कुल मिला के कि ये ग्रह था और यहां पहले जीवन था, और ये जो है मंगल ग्रह, यहां पर भी जीवन था। यहां पर दो जगहों पे सिविलाइजेशन रहा करती थी, और इन दोनों में युद्ध हुआ, और ऐसा युद्ध हुआ कि इसने इनको मारा और ऐसा बम मारा, ऐसा तगड़ा रॉकेट सिस्टम कुछ किया कि इनका पूरा प्लेनेट ढक गया और पूरी सभ्यता नष्ट हो गई, और इन्होंने कुछ ऐसा लॉन्च किया कि ये खत्म हो गए। ठीक है ना? ऐसा तर्क देते हैं लोग, इसका कोई सबूत नहीं है। लोग कहते काहे लिए? तो मंगल ग्रह के सतह पे बहुत सारे बड़े बड़े क्रेटर और गड्ढे हैं। सब फर्जी बात है, सब झूठ है। ठीक है ना? कुछ नहीं पता किसी को, जिसके मन में जो आता है कहानी कर देता है। और कहते हैं कि इसलिए बम की तीव्रता इतना ज्यादा रही होगी, इसलिए इसकी मिट्टी लाल हो गई, ये पक गया है, ये है वो है। ऐसा नहीं है, वहां लोहे की मात्रा ज्यादा है मिट्टी में, इसलिए मिट्टी लाल है मंगल ग्रह की। लेकिन वो ऐसा कहते हैं। अब कहने को तो मैंने कहा ना, कोई जुबान आपकी पकड़ नहीं लेगा, ठीक, लेकिन फिर वो गधे और भयानक भयानक तर्क देते हैं। कभी तुम स्पेस के बारे में पढ़ोगे ना भाई साहब, तर्क की तो कोई कमी ही नहीं है। एक व्यक्ति कहता है कि चलो हम अगर मान लो उद्विकास की प्रक्रिया के द्वारा बने हुए हैं, तो हमें बहुत सारा डिफरेंस ऐसा है जो बाकी जीवों में नहीं अर्थ पे, और उद्विकास की प्रक्रिया में इतना इंटेलिजेंट प्राणी इंसान ही क्यों बना, बाकी क्यों नहीं बन पाए? जैसे अगर शेर से मिलता जुलता देखा जाए तो ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी, बिल्ली मिल जाएगी, प्रजाति अलग अलग है। इतनी हाईटेक प्रजाति इंसान ही क्यों हुई? और खतरनाक बात क्या, इंसान ही इतना लंबा क्यों जीता है? बाकी जीव जल्दी मर जाते हैं। बुद्धिमान प्लस इतनी लंबी आयु इंसानों को ही क्यों मिली? एक आध प्राणी तो और होता जो हमसे डिफरेंट होता, इतना लंबा जीता, इतना बुद्धिमान होता। उद्विकास की प्रक्रिया में एक ही स्पीसीज क्यों निकलकर ऐसी आई ह्यूमन की, जो आज इतना ज्यादा डोमिनेंट हो गई है बाकी जीवों पे? कैसे? सब सारे के सारे जीव इन पे निर्भर कर रहे हैं। कोई भी जीव, शेर, चीता, बाघ, बिल्ली, हवा, वायुमंडल, प्रदूषण, सब इसी गधों का काम है। कोई और क्यों ऐसा नहीं हो पाया? और फिर वो तर्क देते हैं, कहते हैं नामुन्ना, बात ये नहीं है। अब उनका तर्क सुनोगे तो आप हिल जाओगे। और भाई साहब ऐसा ऐसा तर्क देते हैं कि तुम सच मानने विवश हो जाओगे, खंडित नहीं कर पाओगे। वो कहते हैं चलो अगर हम मान लेते हैं कि हम उद्विकास की प्रक्रिया में बने हुए हैं, तो अब विज्ञान इसका सलूशन दे दिया है, ठीक है ना, लेकिन आम आदमी हिल जाता है। वो कहेंगे अगर हम उद्विकास की प्रक्रिया में है तो पृथ्वी पर कोई एक सिंगल जीव ऐसा नहीं है जिसको प्रकाश से कोई दिक्कत होती हो।
लेकिन इंसान को होती है। ये भी समझ नहीं पाया मैं क्या कह रहा हूं? इसका एग्जाम्पल समझो। आज तुम जाना और एक बड़ी सी टार्च लेके अपने भैंस की आंख में मार देना टार्च। भैंस तुमको बिंदास देखती रहेगी। शेर की आंख में मार देना, तुमको बिंदास देखता रहेगा। बिल्ली की आंख मार देना, बिंदास देखता रहेगा। कबूतर की आंख में टार्च जला देना, तुमको देखता रहेगा। इस धरती का कोई भी जीव है, उसकी आंख में तुम टार्च मार देना ऐसे डायरेक्ट, वो तुम्हें देखता रहेगा, टस से मस नहीं करेगा, यानी उसको चकाचौंध नहीं होती। लेकिन तुम्हारी इंसान में, अगर तुम्हारी इंसानों की आंख में कोई टार्च मार दे, फटाक से चकाचौंध हो जाएगी, तुरंत चकाचौंध हो जाएगी और तुरंत तुम ऐसे छपड़ाने लगोगे, आंख बंद कर लोगे, ये करोगे वो करोगे। अगर हम उन्हीं का एक हिस्सा थे तो हम पूरे पृथ्वी पर इस गुण में अलग क्यों हैं? क्योंकि उद्विकास की प्रक्रिया ये कहती है कि हमारे अंदर अनुकूलनशीलता का गुण है। हम जिस माहौल में ढलते हैं उसी के हिसाब से हमारी बॉडी एडॉप्शन का गुण ला लेती है। जब हम इन चीजों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बाकी जीव वही सेम बिहेवियर प्रदर्शित कर रहे हैं पूरे अर्थ के, तो इंसान कैसे अलग हो गया? तो जो ये कहानी करते हैं ना फर्जी की, वो कहते हैं कि इंसान ही एलियन है जो दूसरे को ढूंढ रहे हैं और किसी अन्य एडवांस सभ्यता ने इंसानों को आके यहां बसा दिया। ये बकवास मैं कर रहा हूं, लेकिन ये सारी कहानियां तुमको मिल जाएंगी एक तरफ से। मैं बता इसलिए दे रहा हूं कि तुम जानते रहो, नहीं कोई ऐसे आएगा तुम्हें अंट संट बताएगा और तुम कहोगे हाँ बात तो सही है। तो बस ये जान लो कि दोनों दुनिया में तर्क देने वालों की कमी नहीं है। अच्छा, और तर्क बताते हैं हम आपको। इंसान ही एक ऐसा है यहां पर जिसको गूगल मैप की जरूरत है, बाकी पूरी धरती पे किसी को गूगल मैप की जरूरत नहीं है। वो सब के सब जानते हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को महसूस कर सकते हैं। बाकी जितने भी जीव हैं, चाहे वो पंछी हो, चींटी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सब सिवाय एक के, और वो कौन है? इंसान। तो कहते हैं अगर तुम इसी डेवलप का हिस्सा हो, इसी डेवलपमेंट का एक हिस्सा हो, तो इंसान कैसे पिछड़ गया इसमें? क्यों नहीं महसूस कर पा रहा है? भूकंप आने वाली जो भूकंपी तरंगे होती हैं, हर जानवर जान जाता है सिवाय किसके? इंसान के। क्यों हम नहीं जान पा रहे हैं? अगर हम उसी का हिस्सा है तो हमें मालूम चलना चाहिए। बिजली गिरने वाली होती है, नीचे रो है, खड़े होने लगते हैं, कुत्ता भैंस बिल्ली भौंक के भाग लेते हैं, इंसान बिंदास खड़ा है, मजा आ रही है, बिजली गिरी मर जाएगी। तो हम अगर इसी का एक पार्ट है तो हम इनसे अलग क्यों? और अगर हम उद्विकास की प्रक्रिया में इन्हीं से आए हैं तब तो हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए, पर नहीं है। ऐसे कम से कम 50 तर्क हैं, 50 तर्क, डीएनए से लेके हर एक लेवल पे, जिसको कोई उत्तर नहीं दे सकता। तो फिर वो ये तर्क देते हैं, कहते हैं देखो इसका मतलब तुम यहां के नहीं हो, कोई अन्य एडवांस सभ्यता आई और तुम्हें यहां बसाई और चली गई। और जो बड़े वाले हरामी हैं जो कहते हैं कि ये दोनों लड़े थे, वो कहते हैं बस तुम इन्हीं के चेले हो। वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर पृथ्वी पर कुछ प्रयोग किए रहे होंगे, इसलिए हम चले आए। अब न हम जाने न तुम जानो, बस बातें हैं। तुम कुछ और कह दो, तुम्हारे बाबा बनाए थे सबको, बस तर्क दे दो, बस बात खत्म। तो वो उनको बस कहना है। और सही बात यह भी है कि जब हमारे विज्ञान में, हमारे दिमाग में जिज्ञासाएं आती हैं तो हम चीजों को जानने का क्या करते हैं? प्रयास। तो कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न आता है, सर अगर एक सभ्यता रही होगी तो बताइए चली कहां गई, उनके वजूद कहां चले गए? दिलचस्प बात जानते हैं, आज अगर पृथ्वी पे कुछ ऐसा हो जाए कि इंसान मर जाए पूरे, यही हरामी टाइप के हैं। पूरे इंसान अगर आज मर जाए तो 1 करोड़ साल बाद किसी माइक लाल की औकात नहीं बता सके कि इतनी एडवांस सभ्यता यहां रहती थी 1 करोड़ साल बाद। कुछ लोग कहेंगे सर घर तो बचेगा, खंडहर तो बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इस घर की एक एक ईंट लुढ़ा के, सड़ के, गल के मिट्टी में मिल जाएगी, सब समतल हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर सरिया तो बचेगी, वो भी नहीं बचेगी। एक एक चीज, नेचर बड़ी खतरनाक चीज है, सबको एक दिन मिला देगी जीरो में। समझ गया ना? कुछ भी है वो अमर नहीं है, मरना सबको है। तो मैं एक डायलॉग चिपकाता हूं ना कि इस धरती पे जो सजीव हैं वो मरेंगे, फिक्स है, क्योंकि निर्जीव तो मरते ही है ना। तो जब निर्जीव मर जा रहा है तो सजीव की क्या औकात? प्लास्टिक तक खत्म हो जाती है अरबों साल में, है ना। ईंट पत्थर लकड़ी घर द्वार मकान, प्लेनेट के प्लेनेट नष्ट हो जाते हैं, और तुमको लग रहा है कि तुम अमर हो जाओ तो ठीक रहे। तो ये संभव नहीं है। जब निर्जीव मरेगा तो सजीव की क्या औकात, है ना। तो इसलिए कभी इस बात को लेकर डरना मत। लेकिन यह है कि विज्ञान में प्रश्न बहुत हैं, और अगर तुमने इस बारे में सोचना चालू कर दिया कि दुनिया कैसे बनी, क्या कैसा खेला है, तब तो फिर समझ लो बड़ा बवाल है ना। इतने प्रश्न मिलेंगे और इतनी जिज्ञासाएं जग जाएंगी कि बस तुम धागे खोलते रह जाओगे और परेशान होते जाओगे। पर लगता बड़ा मजेदार है, बड़ी मजा आती है पढ़ने में इसका। जब हम अभी आपको बताएंगे ना ग्रेडेशन कैसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि दुनिया की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या है, बड़ी मजा आएगी तुम्हें सुन के, और तुम्हें सब लगेगा हाँ बस यही वाला सही है
है ना, और फिर कुछ देर बाद कहोगे नहीं गलत है। तो ये जो मैंने कहानी बताया इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, बस वो एक कॉन्स्पिरेसी है, लोगों को ऐसा लगता है, बस। ठीक है, एक छोटी सी बात के चक्कर में मैंने 15 मिनट का वीडियो तहस नहस कर दिया बेमतलब में, ठीक है ना। पर चलो कोई बात नहीं है, हमें लग रहा है कि इसको हम छांट के अलग कर दें क्या वीडियो को, क्योंकि क्लास में मैंने कुछ भी पढ़ाया है नहीं, तो इसे हम अलग कर देते हैं क्योंकि टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसको क्लास ना बना के कुछ और बना लेते हैं, तो इसको रोक लेते हैं यहीं पे हम लोग।